बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। बेसिकली हम लोग आज सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को समझेंगे कि सॉलिड एंगल होता क्या है और सॉलिड एंगल के कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि सॉलिड एंगल पढ़ा है और उसका बेस पे जितना क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको फील करने के लिए, थोड़ा डिफरेंस फील करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बिना सॉलिड एंगल को अप्लाई किए हुए, यानी कि बिना सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को अप्लाई किए हुए हम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉलिड एंगल पढ़ के फिर उसी क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली बिना सॉलिड एंगल का यूज कर, अगर सॉलिड एंगल का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक डिस्क है। एज्यूम कर लेते हैं, ये चलिए एज्यूम कर लिए कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक डिस्क है। एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इस डिस्क का रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, ये डिस्क हो गया, इसका रेडियस r। अब इसके एक्सिस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है q। यहां पे एक पॉइंट चार्ज है q। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम लोग सॉलिड एंगल नहीं जानते हैं कि बेसिकली सॉलिड एंगल क्या होता है, तो बिना सॉलिड एंगल का यूज किए हुए हम लोग यहां से पहले फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। अब फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से करेंगे, फिर पता चलेगा कि सॉलिड एंगल का यूज करके हम लोग कितना इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को अटेम्प्ट करना हो, अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहता है तो वीडियो को रोके और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस है r और उस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है q। तो हमको क्या बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब समझ में आता है? फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड सेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। और यहाँ पे डिस्क रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ फील्ड लाइन क्या होगा, इसकी डिस्क से भी पास करेगा। तो हमको ये बताना है कि बेसिकली इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं या स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गॉस लॉ का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लक्स लिखते हैं। तो फ्लक्स लिखने के लिए चलो यहाँ पे फील्ड होगा, मान लो यहाँ से एक ऐसे फील्ड जाएगा, यहाँ पे फील्ड लाइन होगा, यहाँ पे भी फील्ड लाइन होगा और यहाँ पे भी फील्ड लाइन होगा। ऐसे फील्ड लाइंस होगा, ऐसे सीधा भी जाएगा फील्ड लाइंस। अब ये बताओ कि अगर हम देखें यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जितना पॉइंट है सबका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से क्यू से क्या है? अलग अलग डिस्टेंस है। अब पॉइंट चार्ज है और डिस्टेंस अलग अलग है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स। मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? वी नो दैट कि किसी छोटे से एरिया से जो फ्लक्स होता है डी फाई वो कितना होता है? ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या लिखना है? हमको फ्लक्स लिखना है। किससे? इस डिस्क से। डिस्क से फ्लक्स नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट ई डॉट एस करके, कहेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा कि एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंटल एरिया से क्या करेंगे, फ्लक्स लिखेंगे जिसको क्या बोलेंगे डी फाई, और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब कभी भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म शेप या कोई अलग चीज आता है जो चेंज होता है, वेरिएबल के फॉर्म में होता है, तो हमको क्या लिखना होता है, एक छोटे से एलिमेंट से उस टर्म को लिखते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सरफेस के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और डिस्क के केस में एलिमेंट क्या कंसीडर होता है, डिस्क के केस में एलिमेंट हमेशा रिंग कंसीडर होता है। तो चलो ये हमारा डिस्क हो गया, यहाँ पे क्या था, क्यू चार्ज था, इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एज्यूम कर लो कि यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रिंग है, एलिमेंटल रिंग, छोटा सा एक रिंग ले ली, चलिए ये एलिमेंटल रिंग हो गया। ऐसे हम लोग एक रिंग कंसीडर कर लिया, कंसीडर कर सकते हैं। एज्यूम कर लो इस रिंग का जो एरिया है वो एरिया कितना दिया है, डीएस। उस एरिया का डायरेक्शन तो हम लोग निकाल सकते हैं, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, इस एरिया के। तो चलो हम लोग डीएस का डायरेक्शन चलो ऐसे लिख देते हैं, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है। एज्यूम कर लो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। हमको क्या दिया हुआ था, हमको डिस्क का जो रेडियस दिया हुआ था वो डिस्क का रेडियस कितना दिया है, डिस्क का रेडियस हमको कैपिटल आर दिया है। इसका विड्थ एज्यूम कर लेते हैं कि इसका विड्थ जो है कितना दिया है, डी आर। ये एलिमेंटल रिंग हुआ जिसका रेडियस स्मॉल आर और विड्थ कितना हो गया, डी आर। अब इस एलिमेंटल रिंग से हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे रिंग पे कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हमारा डायरेक्शन कैसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और डीएस का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। एज्यूम कर लो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा एरिया है या जो रिंग है वो रिंग क्या है, बहुत छोटा है। तो इस रिंग के पोर्शन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज पार्टिकल के लिए वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर हमको इस एलिमेंटल रिंग से हमको अगर फ्लक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डी फाई कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। और डीएस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। ये किसका एरिया है, एलिमेंटल रिंग का एरिया है। अब इसको आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से क्या निकलेगा, हमारा जो डी फाई बनेगा वो कितना हो गया, ई इंटू डी एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ए डॉट बी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फाई कितना हो गया, ई डी एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। डी फाई का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, फाई। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ई यहां पे क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट एज्यूम किए हैं। लिख भी दो, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। और आर क्या होता है, इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर में क्या लिखेंगे, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इंटू क्या लिखेंगे, डी एस। डी एस क्या है, एरिया। अगर हमको लिखना होगा यहाँ पे एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, बहुत बार लिखवा चुके हैं। देखो क्या करेंगे, अगर हमको इस एलिमेंटल रिंग का एरिया लिखना है, रिंग के पास एरिया तो होता नहीं है, तो एज्यूम कर लो ऐसे एक रिंग है। रिंग को क्या करते हैं, ऐसे कट कर दिए। मान लो ऐसे एक रिंग है, एज्यूम कर लो यहाँ पे एक रिंग है, रिंग को कट किए और कट करके पूरा ऐसे इसको लंबा किए, तो हमको क्या मिलेगा, एक रॉड मिलेगा कि नहीं, एक रॉड मिलेगा जिसका लेंथ कितना होगा, जितना इस रिंग का लेंथ होगा। और रिंग का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर इसको कट करेंगे तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर। इसका थिकनेस कितना है, इसका मोटाई कितना दिया है, डी आर। तो लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर, और थिकनेस कितना हो गया, डी आर। तो इसका एरिया हम लोग कितना लिख सकते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा, डी आर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ds का वैल्यू कितना लिख दें, यहाँ पे ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू क्या लिखेंगे, इंटू हो जाएगा डी आर।
इंटू क्या है कॉस थीटा। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बेस कितना है एक्स और हाइपोटेनस कितना दिया, ये दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। क्लियर बात, आगे लिखना शुरू करें। चलो इसको आगे लिखते हैं। तो यहां से फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्लक्स है वो के क्यू, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो। के का वैल्यू क्या लिख देते हैं 1/4 इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटू क्या है ऊपर है क्यू, तो यहाँ पे लिख दो Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है 2πx। देखो बाबू यहाँ पे x भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये जो लेंथ है ये सिर्फ ऊपर ये r चेंज हो रहा है, स्मॉल r चेंज होगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक कैपिटल R तक। यानी कि ये रिंग कहां से कहां बढ़ेगा, इस पॉइंट से लेकर बढ़ते 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 कितना जा सकता है इसके आउटर सरफेस तक। और आउटर सरफेस का रेडियस कितना दिया है कैपिटल R, यानी कि R स्मॉल r का वैल्यू कहां से कहां जाएगा 0 से लेकर कहां तक कैपिटल R तक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं के क्यू बाहर निकाल लिए, एक्स भी क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं के क्यू इंटू एक्स इंटू कितना हो गया 2π, ये कांस्टेंट था बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचा r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई r इंटू डी आर, ये क्या हो जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3 क्या 2। क्लियर बात। अब देखो यहाँ से 2π से ये कितना हो जाएगा 2। आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3/2। कहां से कहां तक 0 से लेकर के कहां तक कैपिटल R तक। क्लियर बात। यहां से हम लोग क्या लिख दिए फ्लक्स लिख दिए, किससे फ्लक्स लिखे इस टोटल एरिया से इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब आगे सॉल्व करो। अब इसका इंटीग्रेशन, अब देखो जिसको जिसको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उससे अभी क्वेश्चन बनेगा नहीं। बेसिकली यहां से क्या करना है इंटीग्रेशन पढ़ना है, हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से क्या लगाना होगा सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, ये जो है इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। चलो हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं, यहां से क्या करो यहां से एज्यूम कर लो आगे कि लेट, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोई एक अननोन टर्म एज्यूम कर लो। चलो यू, इसको क्या ले लेते हैं यू स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं ये नीचे वाला जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको कितना एज्यूम कर ले यू को एक अलग वेरिएबल होगा। अब दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे भी हम लोग स्मॉल आर स्क्वायर सही लिखे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 2r इंटू क्या डी आर। एक्स कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, यहाँ पे लिख दो ना डिफरेंशिएट, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2u इंटू क्या लिख सकते हैं डी यू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r जो डी आर है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा u इंटू क्या डी यू। इस दोनों का वैल्यू कहां पे उठा कर रख दो 1 में। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग नाउ फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है फाई उसका वैल्यू कितना हो गया q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल R डी आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं u इंटू कितना डी यू। अब देखो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है यू स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे यू का पावर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे यू का पावर 3। अब देखो ये यू का पावर 3 से ये कितना आ जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर आ जाएगा। अब एक साइड ऑफ कर देते हैं। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं कि यहां से जो हमारा फ्लक्स निकला फाई वो कितना हो गया q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r क्या हो जाएगा 1/u स्क्वायर इंटू डी यू। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x, तो यहाँ पे 1/u स्क्वायर में कितना हो जाएगा -1/u। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारा हो जाएगा q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बाई कितना यू, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के r तक, माइनस बाहर रख दो, माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे u का वैल्यू रखो, u किसको एज्यूम किए थे, ये देखो u स्क्वायर कितना था, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा √1 डिवाइडेड बाई √, कितना r स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक, r तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई √s कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस जब 0 रखेंगे r का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना √x स्क्वायर यानी x। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बचेगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x डिवाइडेड बाई x, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा माइनस कितना x डिवाइडेड बाई √, कितना r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अगर यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी रब कर देते हैं एक लाइन और, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल गया q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √, कितना r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन था कि हमारे पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक डिस्क रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसका रेडियस हमको कितना दिया था कैपिटल R, तो इससे फ्लक्स कितना होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं, मान लो ये वाला एंगल कितना है थीटा या अल्फा, चलो अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ पे cos अल्फा कितना हो जाएगा b बाई एच, तो x डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखो तो x डिवाइडेड बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा cos अल्फा लिख सकते हैं क्या, यानी कि इससे जो पास करने वाला फ्लक्स है वो कितना हो गया q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा cos ऑफ अल्फा, ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि अगर हमारे पास क्या बोला है, एक डिस्क है और डिस्क जिसका रेडियस r है और डिस्क से किसी x डिस्टेंस, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल q रखा है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं 5 बराबर कितना q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा इस डिस्क के एक्सिस से हाफ एंगल, ये कितना हाफ एंगल बनाएगा कैलकुलेट करेगा। ये तो हुआ हमारा फ्लक्स कैलकुलेट करने का नॉर्मल मेथड जो अभी तक हम लोग पढ़े थे। इस सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे, 2 लाइन में बनेगा, उससे पता चलेगा कि हाँ बेसिकली सॉलिड एंगल से क्वेश्चन बनता कैसे है। फिर एक और क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। लिखो जल्दी, देखो जल्दी, रब कर दें। आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे, तो हम रफ कर देते हैं, रफ कर दें, चलिए रफ कर दिए। अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, सॉलिड एंगल। डिफिनीशन बता चुके हैं 11th में, डिफिनीशन से मतलब है नहीं हमको। बेसिकली यहाँ पे जानो सबसे पहले कि सॉलिड एंगल होता क्या है। सॉलिड एंगल जानने से पहले थोड़ा सा प्लेन एंगल जानेंगे हम लोग। कंसेप्ट टॉपिक क्या हो गया, अगला टॉपिक हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, अच्छा ये बताओ एंगल क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं कि जो दो लाइन के बीच में, जो दो लाइन के बीच का जो दो लाइन को अगर एक दूसरे के इंक्लाइन रखते हैं तो बीच में जो झुकाव फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं, थीटा। सबको पता है। एज्यूम कर लो कि इस यहाँ पे हमारा एक आर्क लेंथ हो गया, ये वाला क्या हो गया आर, और ये हो गया एल। तो हम लोग थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, एल डिवाइडेड बाई कितना आर, ये भी हम लोग पढ़े थे। वैसे ही क्या होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल बेसिकली 3 डायमेंशन एनालॉग होता है इसी 2 डायमेंशन मतलब हमारे प्लेन एंगल का। जब दो प्लेन्स मिल करके या दो प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। या ज्यादा इजी वे में समझना है तो आइसक्रीम कोन, अगर आइसक्रीम कोन से अगर हम लोग रबर निकाल करके देखें या उसका रैपर निकाल करके देखें, अगर कोन को ढंग से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक कोन मिलता है।
उस कोण पे जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। एस.सी. वर्मा साहब सबसे अच्छा तरीका दिखे हैं कि जो मूंगफली वाला हम लोग को जो वो क्या बोलते हैं, जो रैपर पकड़ा करके देता है जिसमें मूंगफली डाल के देता है पूरा ऐसा सा इस टाइप का, तो अगर हम ऊपर से देखें तो ये जो नीचे वाला जो एंगल बनेगा इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसी एंगल को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइन कैसे करेंगे, इसको किस में मेजर करते हैं सबको पता है, इसको एस्टेड रेडियन मेजर किया जाता है, इसको ओम से डिनोट करते हैं। तो चलो यहां पे देखते हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक कोण है, एज्यूम कर लो, चलो ऐसा एक कोण है, ये रहा, ये हमारा क्या हो गया, एक कोण हो गया, ऐसा एक कोण है। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओम से। अब जो ओम होगा वो कैसे डिफाइन होता है, ओम हमारा डिफाइन होता है कि ओम इज इक्वल टू क्या होता है, इसका एरिया, मान लो इसका एरिया कितना है, ए या फिर एस, चलो ए लिख देते हैं, ए, तो एरिया इसका कितना हो गया, ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा किसका, ये वाला लेंथ हो गया, या फिर रेडियस हो गया किसका, कोण का, इस कोण का जो रेडियस होगा आर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर। यानी कि ये जो हमारा सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई क्या, आर, और ए क्या होता है, ये जो फेस एरिया होता है कोण का, अगर कोण हम लोग देखें तो कोण का ये जो फेस एरिया होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, ए, और डिवाइडेड बाई आर, आर क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, यानी कि इसका क्या जाएगा हमारा, ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल अगर हमको डिफाइन करना है तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर, ए क्या हो गया, ये वाला फेस एरिया, और आर क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ। क्लियर है बात, ये तो बेसिकली डिफिनेशन हो गया। और हम जानते हैं कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, आर पे डिपेंड करेगा नहीं। अभी हम लोग कैलकुलेट इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला बनेगा क्या, ठीक है, कितना सॉलिड एंगल होता है किसी जनरल एंगल के लिए। तो एज्यूम कर लो, सबसे पहले हम लोग को ए निकालना है कि ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे। क्लियर है, तो फिर क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रेडियस है, कितना, ये हमारा छोटा सा रेडियस है आर। एक छोटा सा रेडियस का हम लोग क्या ले लिए, रिंग एज्यूम कर लिए, एलिमेंट एज्यूम कर लिए। हमको क्या निकालना है, ये ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, एरिया। अब ये बताओ, अगर ये ले लें और ये हमारा लेंथ कितना था, ये वाला लेंथ हमको पता है, ये वाला लेंथ कितना है, आर, ठीक है। एज्यूम कर लो ये वाला एंगल फिर कितना है, ये वाला एंगल है अल्फा। कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। तो ये बताओ, अगर हमको इसका एरिया लिख दें, इस रिंग का एरिया लिख दें और उसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिल जाएगा, डिस्क का एरिया नहीं मिल जाएगा। अरे ऑब्वियसली बताओ, अभी तो निकाले हम लोग कि यहाँ पे क्या ले लिए, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस हमको नहीं पता है, डिस्क का एरिया निकाल नहीं सकते हैं। एज्यूम कर लो ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल थीटा था, या फिर इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लो। ये ऊपर वाला एंगल कितना था, अल्फा। अल्फा क्या है, ये हाफ एंगल, समझो ध्यान से, ये ऊपर वाला हाफ एंगल अल्फा। ये एंगल कितना एज्यूम कर सकते हैं, थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इस अगर ये पूरा सरफेस का एरिया निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग एज्यूम कर लो जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अब इसका एरिया लिख दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग का एरिया निकाल सकते हैं। एज्यूम कर लो कितना हो गया, इसका एरिया हो गया डी ए। तो डी ए कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू डी। अभी सीखे हम लोग। एज्यूम कर लो कि इसका थिकनेस कितना है, इसका जो थिकनेस है, ये वाला जो थिकनेस, अगर इसका थिकनेस का बात करें तो इसका थिकनेस कितना दिया है हमको, इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस दिया है डी आर। तो अगर इसको फिर कट करेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और थिकनेस कितना दिया है, डी आर। तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू क्या हो गया, डी आर। अब देखो ये स्मॉल आर का वैल्यू नहीं दिया है, हम क्या एज्यूम किए कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा है। अब ये बताओ, ये जो आर है, आर का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है, देखो ध्यान से, ये आर है और जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उधर कंपोनेंट कितना हो गया, आर कॉस थीटा, यानी कि ये वाला लेंथ कितना हो गया, चलो आर कॉस थीटा। ऊपर वाला ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा।
अरे आर कॉस थीटा, ऊपर वाला कितना हो गया आर साइन थीटा। तो ये जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं आर साइन थीटा, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो गया कैपिटल आर इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। डी आर कैसे लिखेंगे, एज्यूम कर लो कि ये जो डी आर है यहां से एंगल कितना बनाया, जो विड्थ है इसका एंगुलर थिकनेस कितना है डी थीटा, यानी फिर क्या बन गया कि एज्यूम कर लो यहाँ पे देखो ये हमारा लेंथ कितना था डी आर, ये कितना है आर और ये एंगल कितना है थीटा डी थीटा। तो डी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर इंटू कितना लिख सकते हैं डी थीटा, तो डी आर पे कितना लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा। चलो आगे सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो डी ए है वो डी ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं आर साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दो आर इंटू साइन थीटा। क्लियर है बात, इंटू डी आर, डी आर का वैल्यू फिर क्या लिख सकते हैं आर इंटू कितना डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से जो हमारा डी ए है वो डी ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या निकल गया, ये एलिमेंटल, ये जो हमारा एलिमेंटल रिंग है उसका एरिया लिख दिए, ये छोटा सा एलिमेंटल रिंग जो सेलेक्ट किए थे उसका एरिया लिख दिए। हमको क्या चाहिए टोटल एरिया, तो दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा टोटल एरिया ही मिल जाएगा। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, चलो यहां से इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, चलो ये हाफ एंगल था देखना ध्यान से, ये वाला जो है इसका ये वाला एंगल था हाफ एंगल ये अल्फा, तो इनिशियली कितना एंगल बनेगा जीरो, और जीरो से मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा अल्फा तक। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर कहां तक अल्फा तक। डीए का इंटीग्रेशन कितना हो गया ए इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट है 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा, जीरो से लेकर कहां तक अल्फा तक। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां से एरिया कितना निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू क्या माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक जीरो से लेकर के अल्फा तक, माइनस बाहर निकाल दो तो ए इक्वल टू कितना हो गया -2 पाई इंटू आर स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस जीरो 1 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या कॉस अल्फा, ये निकल गया एरिया। यानी कि एरिया हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे लिखना पड़ेगा हमको कि वेयर अल्फा इज हाफ एंगल, यहां पे हमारा अल्फा क्या हो गया हाफ एंगल, ये वाला एंगल है हमारा अल्फा हाफ एंगल, यहां से ये वाला एंगल, तो एरिया निकल गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से सॉलिड एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे नाउ फ्रॉम वन क्या हो जाएगा जो हमारा सॉलिड एंगल निकला वो कितना हो जाएगा ए कितना 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना हो गया कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी कि जो हमारा सॉलिड एंगल ओ है वो कितना हो जाएगा किसी जनरल हाफ एंगल के लिए 2 पाई इंटू क्या 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ये हमारा निकल गया सॉलिड एंगल। बस यही कंसेप्ट था। सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल को लिखते हैं ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ए क्या है ये जो हमारा फेस एरिया जो कोन का जो एरिया बनेगा फेस का जो एरिया बनेगा ए, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा ये लेंथ हो गया आर। क्लियर है बात, तो ए बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए के लिए यहाँ पे एक छोटा सा रिंग ले लिए हैं, रिंग का रेडियस आर ले लिए हैं, अब रिंग का एरिया लिखे हैं, उसी एरिया को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो यहाँ से ए आ गया, तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा ओम निकल गया, यानी कि सॉलिड एंगल निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग हॉलो स्फीयर स्फीयर या किसी जनरल एंगल थीटा के लिए भी क्या लिख सकते हैं स्फीयर होलो स्फीयर और जनरल एंगल थीटा के लिए भी हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। ये खत्म हुआ सॉलिड एंगल। अब यहां से एक जनरलाइज केस पढ़ना है कि 2-3 हम लोग जनरल केस एज्यूम कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के लिए हमारा सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होगा। ये फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन हम यहीं पे कराएंगे, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा करवाएंगे इस कंसेप्ट से। क्लियर हो बात, यानी कि कोई भी हमारा पर कोनिकल सेक्शन है जिसका सॉलिड एंगल कितना है हाफ एंगल कितना है अल्फा, तो उसके लिए जो हमारा सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कितना कॉस अल्फा। क्लियर है बात। चलो यहाँ पे देखो, अगर मान लो हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर है, तो उस वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, यहाँ पे ले लो केस 1, यहाँ पे लेकर कल चलते हैं हम लोग क्या केस 1, एज्यूम कर लीजिए हमारा केस 1 फॉर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के केस में क्या होता है
ये हो गया हेमिस्फीयर। ये हाफ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अरे ये देखो ना, फुल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और तुमको हाफ एंगल चाहिए तो हाफ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस कितना 90, और कॉस 90 जीरो, यानी कि सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री बनेगा। किसके लिए हेमिस्फीयर के लिए। किस सेकेंड ले सकते हैं डायरेक्टली लिख दो फॉर किसके लिए एस्फीयर। एस्फीयर के लिए अगर हम लोग एस्फीयर लेंगे तो उस केस में जो हाफ एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री पाई या 180 डिग्री जो भी लिखना चाहते हो। तो इस केस में यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया हमारा सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू कितना 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कौन कॉस 180 कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 2, यानी कि ओम कितना हो जाएगा हमारा कितना हो गया 4 पाई। यानी कि सॉलिड एंगल सॉलिड एस्फीयर मतलब एस्फीयर के केस में कंप्लीट एस्फीयर के केस में जो हमारा सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है 4 पाई। हेमिस्फीयर के केस में कितना बनता है 2 पाई। क्लियर बात। वैसे ही हम लोग किसके लिए निकाल सकते हैं सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं अगर मान लो कि ये एंगल बहुत छोटा हो जाए। यहां पे ले लो एक स्पेशल केस ले लो थर्ड, वहां से ही बन जाएगा क्वेश्चन। केस थर्ड ले लेते हैं कि ये जो हमारा सॉलिड एंगल था ये वाला एंगल क्या हो जाए ये वाला एंगल ये जो हमारा अल्फा है कि इफ अल्फा इज केस थर्ड वेरी स्मॉल। अगर अल्फा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे ओम हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस अल्फा। तो अल्फा को एक्सपेंड कर सकते हैं तो इसका एक्सपेंशन आता है सबको, नहीं आता है तो बस याद रखो मतलब नहीं है हमको। क्या होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है। थीटा बहुत छोटा है 1 1 कट जाएगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू थीटा स्क्वायर क्या बाई क्या हो गया 2। ये हमारा किसके लिए बन जाएगा ये हमारा अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो उस केस में सॉलिड एंगल ये आएगा। यानी कि सॉलिड एंगल का हमको क्या निकालना है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओम इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज ये जानना जरूरी है कि अल्फा हमारा क्या होगा अल्फा जो है वो क्या होगा हाफ एंगल। क्लियर बात। सॉलिड एंगल समझ में आया। जो एक 3 डायमेंशन में एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। मेजर किस में करते हैं स्टेरेडियन में, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। डिफाइन कैसे करते हैं डिनोट कैसे करते हैं ओम से। ओम क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। ए क्या होता है उसका जो एरिया फेस एरिया। क्लियर है। तो हमारा एरिया ए लिख दिया, वहां से हमारा जो जनरल फॉर्मूला आएगा ओम का वो कितना आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कितना कॉस अल्फा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग वो पिछला वाला क्वेश्चन इतना लिखो, इसी सेम कंसेप्ट का यूज करके जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन किए थे जो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात। लिख दें चलो क्वेश्चन क्या था मिटा देते हैं इसको। चलो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस हमको कितना दिया कैपिटल आर। इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे क्या है एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। तो हमको क्या बताना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क कि डिस्क से कितना फ्लक्स होगा। चलो लिखते हैं देखो ध्यान से तुम 2 लाइन में बनेगा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो हमारे पास ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से फ्लक्स कितना होगा। अगर मान लो यहाँ पे हम टोटल एक सॉलिड स्फीयर से इसको या सॉरी बार बार सॉलिड बोल रहे हैं कंप्लीट स्फीयर। अगर मान लो क्यू चार्ज को एक स्फीयर से हम लोग घेर देते हैं, अगर स्फीयर के अंदर हमारे पास क्यू चार्ज है तो इससे फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ से 5 बराबर कितना हो जाता है क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये एंगल कितना बना है एक स्फीयर के लिए कितना एंगल बनता है 4 पाई। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट इन 4 पाई सॉलिड एंगल फ्लक्स कितना होता है फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई सॉलिड एंगल में हमारे पास फ्लक्स कितना बनता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में
एक यूनिट सॉलिड एंगल में हम हमारे पास फ्लक्स कितना बनेगा, Q डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना। ये देखो ना, ये जो एक स्फीयर है इसके अंदर कितना, उसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखे थे, हम लोग प्रूफ किए थे गॉस लॉ में कि इससे फ्लक्स कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कब, जब इसको टोटल कवर किए हैं। यानी कि सॉलिड एंगल कितना बना है, फुल स्फीयर के केस में कितना बनता है 4 पाई, यानी कि 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल में फ्लक्स कितना हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ये मान लो ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, इसीलिए कितना सॉलिड एंगल में, अभी तो पढ़े हम लोग, अरे इसका फॉर्मूला कितना निकाले हैं, ओम इक्वल कितना था 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो किसके लिए लिखना है, इसीलिए 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई कितना एप्सिलॉन। अरे एक यूनिट में निकाल लिया, अब इतना यूनिट में क्या बचेगा, तो इसे मल्टीप्लाई ना करते हैं। जैसे 1 मीटर पे मान लो हमारे पास 10 कूलम चार्ज है, तो 10 मीटर पे क्या होगा, 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए 8 यूनिट सॉलिड एंगल में Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, अभी ना पढ़े हम लोग अल्फा है, तो अल्फा के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा हाफ एंगल है, तो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा 2 पाई इंटू क्या 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखो ये 2 पाई से 2 बचेगा, यानी कि जो हमारा आंसर आया, जो फ्लक्स आया, जो हमारा फ्लक्स आया इस डिस्क से कितना हो गया Q बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या कॉस अल्फा। यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी चीज का जरूरत नहीं है, बस हमको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो एक लाइन में हम क्या निकाल दिए, इसका आंसर निकाल दिए। हमको पहले मेथड से जानना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ये कब आएगा, जब हमको ये फॉर्मूला पता होगा कि जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई, अगर मतलब ये मान लो हमारे पास हाफ एंगल है कोण का, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो अगर ऐसा है तो ये डिस्क से जो हम आंसर निकाले थे पिछली बार, तो 5 कितना आया था Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कितना कॉस अल्फा। अगर आप चाहिए अगर x के टर्म में लिखना है तो कॉस को क्या लिख दो, यहाँ पे x डिवाइडेड कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही बनेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एज इट इज बना कि नहीं, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे। इससे कितना सेकंड में बना, देखो ये समझाना था इसीलिए थोड़ा 1 मिनट लग गया। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड में बनेगा, 5 सेकंड में बनेगा। अगर आपको नहीं आता है, जो पुराना वाला प्रोसेस से बनाइएगा, अगर बायो के हैं, आपको अगर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है तो उससे नहीं बनेगा। तो इसीलिए अगर यह फॉर्मूला याद रहेगा, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आपको आता है, तो आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन देते हैं, रब कर दें इसको, रब कर दें, रब कर दें। चलो अच्छा, चलो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, सोचिएगा। है क्या कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल है, एक क्या है प्लस Q1 और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है कितना माइनस Q2। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया और यहाँ पे क्या हुआ जाकर खत्म हुआ, ऐसे हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये वाला एंगल कितना दिया है, ये वाला एंगल बोला है हमसे अल्फा है, और ये वाला एंगल हमसे क्या बोला है कि ये वाला एंगल हमको बीटा है। तो हमसे क्या बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हमसे क्या पूछा है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हमको इसका आंसर ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल करवाते हैं क्लास में, जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलो 5 मिनट क्वेश्चन को रोको, वीडियो को रोको, और 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से अप्लाई करो। हिंट देते हैं कि हम लोग फ्लक्स का यूज करके बनाएंगे, और फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट का यूज करके बनाएंगे। जल्दी से निकालो। चलिए, अगर बनना होगा तो बन गया होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले
देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो ये लाइन जो है इनके ऊपर जैसा होता है सिमेट्रिकली क्या होता है उसके नीचे भी वैसा ही बनता है, ये सबको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसा फील्ड लाइन ऊपर बनेगा एग्जैक्टली सेम वैसा ही फील्ड लाइन किधर बनेगा, ये नीचे बनेगा। ये प्लस Q1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस Q2, ये वाला एंगल मान लो अल्फा हुआ। चलो यहां से हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं क्या, कि यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका सॉलिड एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल इसका हाफ एंगल कितना है, ये ऊपर अल्फा है तो नीचे भी अल्फा होगा, ऊपर बीटा है तो नीचे भी बीटा होगा, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसका एज्यूम कर लो लेट, इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना हो गया ओम 1, इसका ओम 2। तो क्या एज्यूम करेंगे, नाउ वी नो दैट यहां से ओम 1 कितना बन जाएगा, आराम आराम से ओम का जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है कितना होता है 2 पाई इंटू क्या होता है 1 माइनस कॉस अल्फा, इन होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, और अल्फा क्या होता है हाफ एंगल। तो यहां से एज्यूम करो जो सॉलिड एंगल बनेगा ओम 1 लिखते हैं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बाबू, इससे हम लोग सॉलिड एंगल लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, उसको ओम 2 बोल दो, कितना हो जाएगा, वो भी हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 2 पाई इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस बीटा, ये एंगल कितना बना है बीटा। ठीक है, नाउ फ्लक्स थ्रू Q1, इस Q1 से या इस जगह से या इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा निकाल सकते हैं। क्या वी नो दैट कि जो 4 पाई सॉलिड एंगल में, अब समझना ध्यान से बार बार वही 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना हमारे पास फ्लक्स होता है Q/ε0 जो अभी पढ़ा है। अरे यहाँ पे फिर वही बात, ये हमारे पास क्या है स्फेयर है, यहाँ पे अंदर रखा हुआ है चार्ज Q, तो इससे अगर हमको क्या लिखना है फ्लक्स लिखना है तो कितना हो जाएगा Q/ε0 होगा। यानी कि अगर हमारे पास 4 पाई सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल पूरा लिखो 4 पाई सॉलिड एंगल है, तो उससे कितना फ्लक्स होगा Q/ε0 फ्लक्स होगा। तो एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा Q बाई कितना 4 पाई इंटू ε0 फ्लक्स होगा, लिख सकते हैं ना। तो हमको क्या लिखना है, ये ओम 1 कि इससे कितना होगा, यानी कि ये जो ओम 1 जो सॉलिड एंगल है इससे कितना फ्लक्स होगा, इसे ही फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q बाई कितना 4 पाई ε0 इंटू इसका सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस अल्फा, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 2 पाई से ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स निकला इसको φ1 बोल दो या फाई बोल दो, तो हमारा φ1 कितना निकला, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जो φ1 आया कितना लिख सकते हैं Q/2ε0 1 माइनस कितना कॉस अल्फा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। φ1 कितना हो गया Q/2ε0 1 माइनस कितना कॉस अल्फा, क्लियर है बात। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, इससे फ्लक्स लिख सकते हैं, लिख दें क्या होगा, क्या लिखेंगे सिमिलरली फ्लक्स थ्रू Q2, इस Q2 चार्ज के कारण फ्लक्स कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें। अरे फिर 4 पाई के लिए कितना Q/ε0 फ्लक्स, तो 1 यूनिट सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा Q/4πε0 फ्लक्स, तो φ2 के ओम 2 के लिए कितना हो जाएगा Q/4πε0 इन 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा φ2 बनेगा वो कितना हो जाएगा, φ2 कितना बनेगा यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई ε0 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा कॉस बीटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ से जो φ2 बना वो कितना हो गया Q/2ε0 1 माइनस क्या कॉस बीटा, φ2 निकल गया Q/2ε0 1 माइनस कितना कॉस बीटा। क्लियर है बात, बात समझ में आया।
यानी यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा ये निकाल लिए। कैसे निकाले हैं, सॉलिड एंगल निकाले हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल कितना होगा। अब एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होता है, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये बार बार निकाल चुके हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा वो निकाल लिए। वैसे ही क्या होगा, यहाँ के एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा, वही होगा Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स होगा वो निकाल सकते हैं। अब ये बताओ कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जाकर के टर्मिनेट होना पड़ेगा। समझो ध्यान से, अगर मान लो कि किसी यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स इससे पास होगा उतना ही फ्लक्स क्या होना पड़ेगा, इससे पास होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर देगा, मान लो ये वाला जाकर के यहाँ इंटरसेक्ट करे तभी ना ऊपर से निकल जाएगा। इंटरसेक्ट करेगा पहले तभी ऊपर से निकलेगा, यानी कि यहाँ पे जो शुरू हुआ उसको जाके यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा। अब खत्म होना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर यूनिट एरिया ले तो या इस सॉलिड एंगल ले तो इससे जितना यहाँ से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे यूनिट एरिया लेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, वहाँ पे जाके खत्म होगा। यानी कि यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है इस यूनिट एरिया से या इस जो सॉलिड एंगल से, अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सॉलिड एंगल से इंटर कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, जितना नंबर यहाँ से निकल रहा है उतना ही नंबर जाकर के यहाँ पे इंटर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारा फ्लक्स होगा φ1 वो किसके बराबर हो जाएगा, φ2 के। यानी कि इससे जो जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स क्या होगा, ये वाले एंगल से जाएगा। जितना इस सॉलिड एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है उतना ही इस सॉलिड एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इंटर जाएगा। और φ1 का वैल्यू किसके इक्वल कर दो, φ2 के इक्वल कर दो। φ1 कितना है, Q1/2 एप्सिलॉन, यहाँ पे Q1 आएगा, Q1 चार्ज है, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया Q2, यहाँ पे Q2 है, Q2 बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कितना कॉस बीटा। अब देखो 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो Q1, अब इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कितना होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कितना हो जाएगा Q2 कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बीटा बाई 2। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या लिख, सॉरी Q1 Q2 कैंसिल नहीं होगा, ये Q1 हो गया Q2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वो कितना हो जाएगा Q2 बाई कितना Q1 इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। आगे थोड़ा इधर रफ करते हैं, रफ कर दें, इधर रफ कर देते हैं, इधर थोड़ा सा रफ करते हैं, इधर देखो। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यानी क्या आया था साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना हो गया Q2 बाई कितना Q1, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना बीटा बाई 2, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर Q2 बाई कितना Q1 इंटू क्या लिख सकते हैं साइन बीटा बाई 2। अब इसको इधर भेज दो, यानी कि अल्फा बाई 2 जो है वो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन दे जाके इनवर्स बन जाएगा कितना रूट अंडर Q2 बाई Q1 इंटू कितना हो जाएगा साइन बीटा बाई 2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा रिलेशन आएगा किसमें Q1 और अल्फा और बीटा में कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स रूट अंडर Q2 बाई Q1 इंटू क्या हो गया साइन बीटा बाई 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, अल्फा का।
यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल के, ये क्या था जो दूसरा क्वेश्चन था जो हम लोग किस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। रहने दो, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या सीखे कि सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल का डिफिनीशन कैसे है, किसी भी जनरल कोण के हाफ एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, ओम इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस अल्फा होगा, जहाँ पे अल्फा क्या है, हाफ एंगल है। सॉलिड एंगल का यूज करके हम लोग दो क्वेश्चन किए, एक बिना सॉलिड एंगल कंसेप्ट का यूज करके किए, एक सॉलिड एंगल कंसेप्ट का यूज करके किए। क्या हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड एंगल कंसेप्ट का यूज करके नहीं कर रहे थे, तो क्वेश्चन क्या हो रहा था, थोड़ा लंबा हो रहा था, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना था। लेकिन अगर सॉलिड एंगल के कंसेप्ट का यूज करके किए तो इजीली हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। हम लोग को जो अगला होगा यानी कि एप्लीकेशन ऑफ जो गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें बोर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, तब तक होमवर्क करते रहो, पढ़ते रहो। कल होमवर्क लिखवाते हैं एग्जैक्टली कि कितना कितना क्या करना है किससे और आगे के लिए। ठीक है, सेफ रहो, अच्छे से रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।